वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 162 टेस्ट सीरीज़ आर ओ के लिए चली है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 162 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। कुछ समय मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोच लेना कि आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोविंद बल्लभ पंत, रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी भाषा के लिए जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था 1968 में और ये मिला था सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो वर्ष 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और अगर यही चीज़ हम अंग्रेजी भाषा के लिए देखें तो वर्ष 2019 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उससे पहले दिया ही नहीं गया। कितना अंतर है इस डेट में हिंदी और अंग्रेजी में। ये सवाल करंट अफेयर्स का है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? ये गोवा में संपन्न हुए और गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए 20 से 28 नवंबर 2022 के मध्य 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ। और इस वर्ष महोत्सव का जो फोकस देश था वो फ्रांस था। कल भी हमने चर्चा की थी इस पर। और स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। ठीक है, तो 54वां जो होगा 2023 का वो भी सर्दी में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? ठीक है, 2022 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? सिहान करुणतिलक। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और उपन्यास का नाम अगर पूछ ले तो द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, बुकर पुरस्कार की बात हो रही है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात नहीं हो रही। तो सिहान करुणतिलक को उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मौली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला। ये श्रीलंकाई उपन्यासकार हैं सिहान करुणतिलक। और यह उपन्यास जो है ये वाला 1990 के दशक में कोलंबो में एक युद्ध के दौरान फोटोग्राफर की हत्या पर आधारित है, जो मृत्यु के बाद के जीवन की पड़ताल करता है, मरने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया और 21 के बाद से अभी तक किसी को नहीं दिया गया? तो ये व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, किसी संगठन को भी दिया जा सकता है। और ये दिया गया था एक सामाजिक संगठन है, उसका नाम है प्रथम। ठीक है, ए है इसका आंसर, सी है, डी है इसका आंसर। देखिए एक नागरिक समाज संगठन है ये प्रथम। इसको वर्ष 2021 के लिए शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम जो है ये भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित संगठन है। ठीक है, प्रथम। बाकी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में यदि हम जानें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया और यह इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1968 से हर साल प्रदान किया जाता है। ठीक है, विगत 2 वर्षों से तो प्रदान किया नहीं गया है, क्या पता इकट्ठा जो है दे दें। इसमें प्रशस्ति पत्र मिलता है, 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार इसमें शामिल होता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। अगर स्टेटमेंट बनता है कि एक पुरस्कार केवल व्यक्ति को ही दिया जा सकता है तो गलत है, व्यक्तियों को भी दिया जाता है और संगठन को भी। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। अपनी पुस्तक, उसका नाम है दोगलापन के लिए किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? बहुत सारे लोगों को दिया गया गोल्डन बुक अवार्ड 2023। उनमें से एक बुक का नाम है दोगलापन। ये दोगलापन जो किताब है यह है असनीर ग्रोवर की। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर।
तो गोल्डन बुक अवार्ड असाधारण साहित्यिक कृतियों को मान्यता देता है। यह विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित है और इन अवार्ड्स की घोषणा 4 फरवरी 2023 को की गई। और गोल्डन बुक अवार्ड का उद्देश्य है उन लेखकों की कड़ी मेहनत, रचनात्मकता और अनुभवों को पहचानना जो अक्सर बिना पुरस्कार के रह जाते हैं और अपरिचित रह जाते हैं। यह आयोजन उन असाधारण साहित्यिक कृतियों को मान्यता देता है जिन्होंने अपनी शोध की गहराई, लेखन की गुणवत्ता और विचार की मौलिकता के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। और एक बुक है दोगलापन, असनीर ग्रोवर की, उनके पुरस्कार मिला है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है। लेफ्ट विंग, राइट विंग, यानी वामपंथ, दक्षिणपंथ। वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो यह मानते हैं कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये 2 बातें हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ से रिलेटेड, और ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। सी है इसका आंसर। तो वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथ की बात करें तो दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है, यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग। योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, अतः योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है। इसी से रिलेट करता है ये प्रश्न, योजना आयोग जो अब अस्तित्व में नहीं है का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1952 जनवरी 1952 में या मार्च 1950 में। ठीक है, मार्च 1950। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। इसे 17 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया और यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता था। इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती थी जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी दे देता था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे और भारत में विकास के संदर्भ में रणनीति बनाने में इस संस्था ने केंद्रीय व सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इस आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें? इस योजना में योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करने का था, यानी नेशनल इनकम को बढ़ाना अपनी। इस योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया और इस योजना के अंतर्गत बांध एवं सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। उपरोक्त सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। बिल्कुल, पहली पंचवर्षीय योजना में तो कृषि क्षेत्र पर ही बल दिया गया था, दूसरी वाली में औद्योगिकरण पर बल दिया गया। इस योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। ये तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि है 1951 से 1956 का लक्ष्य देश को गरीबी के मकड़जाल से निकालना था। इस योजना को तैयार करने वाले विशेषज्ञों में के.एन. राज शामिल थे और इनकी दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज़ रफ्तार विकास से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। पहली पंचवर्षीय योजना में अधिक जोर कृषि पर था और प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। अलग से प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी थी और इस क्षेत्र पर ध्यान देना बहुत आवश्यक था। भाखड़ा नागल बांध जैसी परियोजनाओं के लिए तुरंत बड़ी धनराशि आवंटित की गई और इस परियोजना में योजनाकारों का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के स्तर को ऊंचा उठाना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहली हो गई। तो अब दूसरी योजना पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है। इस योजना में कृषि की अपेक्षा औद्योगिकरण पर कम ध्यान दिया गया। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर अधिक ध्यान दिया गया था, कृषि पर कम। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इस योजना अवधि में औद्योगिकरण पर दिए गए जोर से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को नया आयाम मिला।
बिल्कुल ये करेक्ट है, दूसरा वाला स्टेटमेंट केवल, पहला वाला इनकरेक्ट है, तो बी है इसका आंसर। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र धीरज, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का तेज गति से संरचनात्मक विकास था। पीसी महालनोबिस द्वारा इस योजना को तैयार किया गया। इस योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर। भारत प्रौद्योगिकी के लिहाज से पिछड़ा हुआ था और विश्व बाजार से प्रौद्योगिकी खरीदने में उसे अपनी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। औद्योगिकरण पर इस जोर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को एक नया आयाम दिया, तो पहला वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। विकास के मॉडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूरी तरह से निजी क्षेत्र के भरोसे होता है। समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और इसमें हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। भारत में पूंजीवादी तथा समाजवादी मॉडल के मिश्रण को अपनाया गया है। क्या कोई बात सत्य है इसमें? ये तीनों की तीनों बातें एकदम सत्य हैं, डी है इसका आंसर। तो पूंजीवादी व समाजवादी मॉडलों का मिश्रित रूप लागू करने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। खेती किसानी व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा हिस्सा निजी हाथों में रखा गया और वहीं भारी उद्योगों को राज्यों ने अपने हाथों में रखा और उसे आधारभूत ढांचा प्रदान किया और राज्य ने व्यापार का नियमन किया। वे कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप किए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। ऑपरेशन फ्लड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। इसमें केवल डेयरी कार्यक्रम को शामिल किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ऑपरेशन फ्लड बिल्कुल श्वेत क्रांति कहा जाता है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। ऐसा नहीं है केवल डेयरी कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया। केवल किंतु परंतु ये जो चीज़ें बाउंड करती है ना स्टेटमेंट में, वो अधिकतर गलती होते हैं, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ 3 है हम उसको एलिमिनेट करेंगे। 1 हटा, 2 हटा, केवल 1 और 2, इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब ए कट गया, सी कट गया। देखिए, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं वर्गीज कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन परिसंघ के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। और ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल नाम का सहकारी आंदोलन एक अनूठा मॉडल है और इसने श्वेत क्रांति के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1970 में शुरू किया। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया। देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक तरीके के रूप में अपनाया गया ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों, उनकी आमदनी बढ़े, गरीबी दूर हो। तो थर्ड असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पीसी महालनोबिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पीसी महालनोबिस जिस पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। ये तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। एक तो पढ़ते पढ़ते गलत लग रहा है, कौन सा वाला? इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी, तीसरी की नहीं। तो कौन सा स्टेटमेंट है? थर्ड वाला है। थर्ड जहाँ जहाँ उसको हटा दीजिए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो 1 2 4 सी आंसर है इसका। देखिए, पीसी महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कलकत्ता में है उसकी स्थापना की। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी और पहले की हैरोल्ड डॉमर ने। और ये तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक थे। तो थर्ड को एलिमिनेट करके पहला, दूसरा और चौथा सही है। नंबर 14 पर आ जाइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य थे। आज़ादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमत होकर इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था और जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो एग्जामिनर जो है एलिमिनेट करा लेगा तो कहीं से भी करा लेगा वो, तो ठीक है, कानून मंत्री की तरह शिक्षा मंत्री लग देगा।
ठीक है, बौद्ध धर्म की जगह जैन धर्म अपना लिया था लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, लेकिन यहाँ पर जो है सारी की सारी बातें सत्य हैं डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में। डी है इसका आंसर। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। अलग से प्रश्न है, कब की थी? 1936 में। बाद में इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में मेंबर थे ये, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्हें मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे, और ये आज़ादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। इन्होंने हिंदू कोड बिल पर अपनी असहमति दर्ज करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, और जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी? तो भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार बनी थी वो बनी थी केरल में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो बनी वो केरल में बनी। साथ ही यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भारत में चुनी गई। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय जनसंघ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ ने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन की अगुवाई की, और इस संगठन ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। विरोध क्या, समर्थन किया? विरोध ही किया था। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। भारतीय जनसंघ के बारे में डी है इसका आंसर। तो भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था वर्ष 1951 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी, और इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया। और चीन ने जब 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया था, इसके बाद से जनसंघ ने लगातार इस बात का समर्थन किया कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से नेता स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे? सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी। कौन कौन से नेता थे जो स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे? सी राजगोपालाचारी है इसका आंसर। के एम मुंशी भी थे, एन जी रंगा भी थे, मीनू मसानी भी थे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा, मीनू मसानी जैसे अनुभवी नेता कर रहे थे। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। नंबर 18 पर आ जाइए। आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वे बौद्ध धर्म के विद्वान थे तथा इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये सारे के सारे सही हैं। आचार्य नरेंद्र देव से रिलेटेड, बिल्कुल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आचार्य नरेंद्र देव से रिलेटेड डी है इसका आंसर। तो आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की 1934 में। इन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। बौद्ध धर्म के विद्वान थे। किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस पार्टी थी उसके संदर्भ में विचार करेंगे, कमेटी नहीं है। देखिए, आज़ादी प्राप्ति से पहले कांग्रेस पार्टी एक विचारात्मक गठबंधन थी। ठीक है, विचारधारात्मक गठबंधन थी। और इस पार्टी ने, किस पार्टी ने? कांग्रेस से पहले स्वतंत्र पार्टी ने अपने भीतर क्रांतिकारी, शांतिवादी, गरिमापंथी, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और लगभग हर विचारधाराओं के मध्य मार्गियों को सहमत कर रखा था। इनमें से कौन कौन सा सही है? ये दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, स्वतंत्रता से पहले, जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। इस पार्टी ने अपने भीतर क्रांतिकारी और शांतिवादी, गर्मपंथी और नरमपंथी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, दक्षिणपंथी, वामपंथी, लगभग हर विचारधाराओं के मध्यम मार्गियों को समाहित कर रखा था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सी है इसका आंसर। अब है 20 नंबर का प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है। सी राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने वो। भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे वो। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी
ऊपर देखा तो था कौन कौन जुड़ा था स्वतंत्र पार्टी से। देखिए सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह के प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, डी है इसका आंसर। देखिए सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, याद रखना भारतीय, तथा आज़ादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे और वर्ष 1954 में 3 भारतीयों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनमें सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन थे। ये भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे, ठीक है, सबसे पहले इन्हीं को मिला था। साथ ही ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। इन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो ये 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस आप 1 से 2 बार कर लीजिए। बाकी इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका MRP है 399, ठीक है, 1 टाइम पेमेंट है एग्ज़ाम तक। तो बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। UPPSC 24 के लिए भी बैच स्टार्ट हो गया है, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।